नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। हम गवर्नमेंट स्कीम डिस्कस कर रहे हैं। जो ये स्कीम आपके आने वाले एग्जाम 2024 में जो आईएएस एंड पीसीएस का 2024 जून में कंडक्ट होने वाला है। इनफैक्ट आरओ एआरओ का और भी कोई एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम कुछ स्कीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही यूजफुल होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड स्कीम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और जो मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ से सवाल बन सकते हैं, इस स्कीम से सवाल पूछा जा सकता है, उस सवाल को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पिछले कई वर्षों से अगर देखा जाए 2014-15 से लेकर के अभी तक, मैं 10 साल पिछले की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कीम जो कि बहुत ज़्यादा यूपीएससी के आईएएस एग्जाम में भी पूछी जाती है और स्टेट पीसीएस स्पेशली यूपी पीसीएस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपनी स्कीम को इस तरह से याद करना चाहिए, इस तरह से एनालिसिस करना चाहिए कि हम अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाएँ। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं हमें एज्यूम करना पड़ता है और उसको गैस करना पड़ता है। और हम अगर इस गवर्नमेंट स्कीम को पूरी तरह से अगर हम सोचें कि हम रट लें तो ये पॉसिबल नहीं है। एक दो स्कीम नहीं होती हैं, एक मेजर स्कीम के अंदर भी दो चार और भी सब स्कीम होती हैं। दैट्स वाई दिस इज इम्पॉसिबल टू रिमाइंड ऑल फैक्ट्स। ठीक है, तो इस वजह से हम ऐसे टेक्निक से डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले जब आप स्कीम के बारे में सुनते हो, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, मनरेगा या जो भी चीज़ें स्कीम करते हैं, स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले उस स्कीम में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ गवर्नमेंट स्कीम में, सबसे पहले आज जो मैं डिस्कस करूंगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के बारे में बात करूंगा। ये न्यूज में रही है और इसके अंतर्गत भारत कैंपेन एक स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं यहाँ पे कि आप इस स्कीम से क्या समझते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब कृषि हो गया, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, ठीक है। आधारभूत संरचना और फंड्स का मतलब ये होता है कोष, ठीक है, कोष। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, हमें ये दिमाग में आना चाहिए दोस्तों, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, हमें कृषि के लिए फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो कृषि में किस लिए पैसा चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, आधारभूत संरचना के लिए चाहिए पैसा। तो आधारभूत संरचना के बारे में आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो? जैसे इरिगेशन की फैसिलिटी हो, फर्टिलाइजर हो, स्टोरेज हो, प्रोक्योरमेंट करने की फैसिलिटी हो। प्री पोस्ट हार्वेस्टिंग मतलब खेती के पहले और बाद में जो भी चीजें जरूरत पड़ती है उसके लिए। तो आसान भाषा में और हम बात समझें तो हमें यह आता है कि एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए हमें जरूरत है एक आधारभूत संरचना का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर तभी बनेगा जब इसके पास फंड्स होगा, ठीक है, पैसे होंगे तभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। रोड बन जाए, ट्रैक्टर आ जाए, कोल्ड स्टोरेज बन जाए, सप्लाई चेन प्रॉपर तरीके से हो जाए। इसी के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स लॉन्च किया और इसी के आधार पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसी के अंदर एक कैंपेन लॉन्च किया था अभी भारत सरकार ने, जिसको कहते हैं भारत, ठीक है, भारत के नाम से जो कि एक कैंपेन लॉन्च किया गया था। तो अब देखिए, अब स्कीम को अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाएगा ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। दूसरी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव पर्पज क्या है। और तीसरा चीज है किसको ये कितना फंड्स कैसे दिया जाएगा। चौथी चीज है ये किसके लिए, मतलब कब कहाँ कैसे काम करेगा। इन सभी चीज़ों को लेकर के इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन है, इसको देखिए, इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन। ये सभी पॉइंट्स के बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले आज बात करेंगे कि कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। तो अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बात समझ रहे, अगर ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, इसके अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स
ये जो स्कीम फंड्स है ये कौन सी मंत्रालय के अंतर्गत आती है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय, एग्रीकल्चर मंत्रालय। तो यू कैन से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज पर्पज क्या है? पर्पज ये है पोस्ट हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि बनाना है। और कहाँ से फंड्स आएगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट कंपनी जहाँ से हो सके वहाँ से फंड्स आएगा उनके लिए। जैसे फिर क्या ये रोड चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो भी फैसिलिटी चाहिए होती है ये जो कि प्रोवाइड करवाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपको अगर देखा जाए कि फंड्स कितना मिलेगा, तो 1 लाख करोड़ रुपए जो कि फंड्स दिया जाएगा अगर कोई इस फंड्स के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहता है तो। दूसरी चीज, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको लागू करने के लिए, यहाँ पे लागू करने के लिए कौन काम करेगा? तो ये नाबार्ड होती है। कौन होता है? नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड क्या है? एक एग्रीकल्चर फंडिंग बैंक है जो 1982 में इसको इम्प्लीमेंट जो कि लाया गया था बाई एक्ट के द्वारा। दूसरी चीज ये है कि इसका टेन्योर जो होगा, ठीक है, इसका टेन्योर होगा ये 2032 से लेकर के 33 अप टू, अभी से लेकर के अप टू 2032 से 33 के तक रहेगा। मतलब पिछले अभी आने वाले 10 से 15 साल में ये चलेगा। दूसरी तरफ यह भी है कि ये किस तरह की एजेंसी है, ठीक है, स्कीम किस तरह की है। तो दोस्तों हमने एक लेक्चर में बता रखा है कि 2 तरह की स्कीम होती है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। तो ये जो है कि आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% कौन फंड्स देगा, ठीक है, फंड्स कहां से आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सॉरी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी लिंक्स भी आपको शेयर कर दी जाएगी कि डिफरेंसेस क्या होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, राइट, यही ना? तो ठीक है, हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगा। तो आप देखिए बात ये है ना कि हमें बहुत टू दी पॉइंट पढ़ाना चाहिए अपने प्रीलिम्स के पर, क्योंकि आने वाला जो समय बहुत कम है कि जो हम अपने एग्जाम्स को टारगेट करके पढ़ सके। आपको डेली एक जो है कि स्कीम के बारे में बताया जाएगा, 1 से 2 स्कीम इन्वॉल्व करके बताई जाएंगी। तो इसलिए आपके लिए अपडेशन बहुत जरूरी होता है, यहाँ पे करते हैं। दूसरी बात, ये फीचर्स क्या पार्ट ऑफ द, देखिए दूसरी ये भी चीज है कि जो स्कीम है ये और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जो स्कीम है, ये जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम जो चलाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020 में कोविड के दौरान, उसकी एक जो कि पिलर के रूप में काम कर रही है। आत्मनिर्भर भारत बहुत बड़ी स्कीम है, उनमें से एक एग्रीकल्चर भी आता है। तो एग्रीकल्चर को इन्हांस करने के लिए जो कि एक स्कीम लाई गई थी, फंड्स, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। तो ये हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद बेनिफिशियरी कौन होंगे इसके लिए? तो बेनिफिशियरी के लिए अगर हम बात करें तो डायरेक्ट जो फार्मर्स होते हैं वो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, एनजीओ होते हैं वह भी जो कि फंड्स लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगर आप इसके अंतर्गत अगर आप आते हैं, ठीक है, AIF के द्वारा, AIF के अंतर्गत आते हैं, तो आपको तो किसान क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाए, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, प्रोवाइड किया जाएगा और इस पे आप लोन ले सकते हैं। और लोन अगर आप ऑन टाइम पे अगर प्रोवाइड करवाते हैं, ऑन टाइम पे, तो आपको 4%, ठीक है, 4% आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा इस 12 महीने का। मतलब ये है कि मान लीजिए आप 12 महीने का लोन लिए तो 1 लाख रुपए लिए हैं, 1 लाख रुपए अगर ले रखा है आपने, तो इसका 4% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब रिटर्न करेंगे तो 1 लाख, ठीक है, 4,000 के आसपास आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हमने डिस्कस किया कि जिसको आप जो कि कर सकते हैं। दूसरी यह भी चीज है कि ये भी ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम इसके जो फंड्स हैं इसको मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए जो है कि प्रोवाइड करवाएंगे,
ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक सीजन के लिए नहीं है। ठीक है, एक साल तो बनते बनते ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लग जाता है। तो ये हमने बात की है जो स्कीम के बारे में, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन एंड हम फिर नेक्स्ट स्कीम के साथ मिलेंगे। थैंक यू।